हेलो, वेलकम टू माय के क्लासेस और राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग सही होंगे, जैसा कि मैं भगवान से दुआ भी करता हूं। और ये मेरी क्लासेस क्या है कि मैं आपको मूल विधि और पॉलिटी दोनों पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर भी आपको सुबह सुबह मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़, ये मेरा पहला अधिनियम मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये अब और ऐसा मत सोचिए कि अरे वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये है वो है। देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर बातों से तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो बोलने पर भी आपको सुनाई दे ही जाएगा। दूसरी चीज़ कि हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द आपको एक अधिनियम 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही आपका रिवीजन हो जाए। आप उसे 2x पे देखेंगे तो आप 5 मिनट्स ही वेस्ट करेंगे और आपको एक अधिनियम पूरा तैयार हो जाएगा भाई की द्वारे। तो आप टेंशन मत लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये 1959 में लोकसभा में आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था 1959 में। कहाँ? लोकसभा में पेश हुआ, तब ये विफल रहा। इसका कोई वो नहीं निकला महत्व। दूसरी चीज, अब इसमें अगर हम जाने, फिर ये दोबारा आया 20 मई 1961 को, तब ये पारित हो गया। क्या हुआ? तब ये पारित हुआ, लेकिन लागू जो हुआ वो हुआ 1 जुलाई 1961 को। मतलब उसकी कहने का मतलब, पारित होने का मतलब होता है पास होके प्रेसिडेंट के साइन होकर वो रख गया। अब लागू होने का वो एक अलग टाइम आता है। तो लागू होने का समय 1 जुलाई 1961 है। दूसरी चीज़, इसमें 10 धाराएं आती हैं। कितने सेक्शन है इसमें? 10 सेक्शन है। 10, ठीक, वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो 10 धाराएं हैं। हम सबसे पहले अगर धाराएं पढ़ें तो सेक्शन 1 ये कहता है, और जितनी भी अधिनियम है लगभग में सभी का जो सेक्शन 1 है वो यही कहता है कि उसका संक्षिप्त नाम और वो कहाँ, और मतलब कहाँ तक उसको फैला है पूरे देश में। तो ये पूरे भारत में फैला हुआ है। और ये 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया था। पूरे भारत में लागू है कि आप कहीं पर भी दहेज नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, सेक्शन 2 ये कहता है दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा क्या ही होगी? आप कोई भी मूल्यवान वस्तु आप शादी के टाइम पर आप लड़की वाले पक्ष से लेते हैं, उसे हम दहेज ही तो कहेंगे। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई भी मूल्यवान वस्तु देता है तो वो दहेज ही तो है, शादी के टाइम पर हो या शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, ठीक है। दूसरी चीज, और कब, वही वाली बात बता दें, विवाह के पहले या बाद में या उसी समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अगर देता है तो वो दहेज ही है। दूसरी, अब आते हैं सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 3 ये कहता है दहेज पर शास्ति, दहेज पर पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट ये है कि 5 साल तक की तो सजा हो सकती है और 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरी चीज कि आपको जो भी महिला के पेरेंट्स ने, महिला हैं जो भी हैं, आपकी वाइफ, जो भी उनके पेरेंट्स ने जो भी दिया है, चाहे फिर कील से ले, कहते हैं ना, सुई से लेके तलवार तक जो भी दिया है वो वापस लिया जा सकता है। वो आपसे वापस भी ले सकते हैं अगर उसने दहेज एक्ट लगा लिया। और लोगों के केसों में आपने सुना ही होगा यार, आजकल के नया है कि आप जानते हैं कि छोटी मोटी नौकरी लगती है, लोग मुंह फाड़ देते हैं, ला 50 लाख, ला 20 लाख। आप समझते हो। इस चीज़ पे मत सोचें। अब आते हैं सेक्शन 4 और सेक्शन 4A। सेक्शन 4 का एक सब भी है, कहने का मतलब है सेक्शन 4 है, उसका भाग है 4A। सेक्शन 4 ये कहता है दहेज मांगने पर शास्ति। आप दहेज मांगते भी हैं तब भी आपके ऊपर सजा है इस पे। आप दहेज मांग भी नहीं सकते हो। लेने तो बहुत बड़ी बात है, लेना तो एक बड़ी बात है, लेकिन आप मांग भी नहीं सकते। उसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप मांगते भी हैं। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अब आते हैं 4A। 4A ये कहता है कि दहेज विज्ञापन पर रोक। आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते। सेक्शन 4 ये कहता है कि आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते कि अखबार में निकलवा दिया, टीवी में चलवा दिया, नहीं कर सकते। आप दहेज नहीं, दहेज वाली चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो एकदम बैन है। आप कुछ नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। सो आप ये समझ लीजिए कि
ये अधिनियम, आई मीन टू से, ये धाराएं आप इनके मुताबिक अगर नहीं चल रहे हैं तो आपको इतनी धाराएं लगाएंगे कि आपके खड़े खड़े धाराएं निकल जाएंगी, समझ रहे हो। इसलिए ये सब नहीं करना है। सो जो वो एक अलग मैटर है कि उसके पिताजी ने कुछ दे दिया, ठीक है, एक वो भी आपको नहीं मांगना है। पहले तो नमस्कार कर लो, उसमें ज़्यादा इज्जत होती है, समझे। ठीक है, अब सेक्शन 5 ये कहता है, सेक्शन 5 ये कहता है कि दहेज के लिए वादे सुन होंगे। कहते नहीं कि लड़की के माँ बाप कह देते हैं कि नहीं हम आपको शादी के टाइम पे ऐसा दे देते हैं, वो वादे कर देते हैं कि नहीं हम तब ऐसा कर देंगे, शादी के पहले दे देंगे, शादी के बाद दे देंगे, या शादी के टाइम पे दे देंगे। देखो पहली बात तो लेना नहीं है, ठीक, और उन वादों का कोई महत्व भी नहीं निकलता। आप उन वादों को आप कैश नहीं कर सकते। वादे मतलब उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, नल वॉइड होते हैं, नल अवॉइड होते हैं। उन चीज़ों को आप ना ही दिमाग में रखें कि अरे उन्होंने वादा किया था हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है, जो उन्होंने दे दिया है उतने में खुश रहिए, उसके लिए ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए। दूसरी चीज़, सेक्शन 6 ये कहता है दहेज का महिला व उसके वारिसों का हक होगा। सेक्शन 6 ये कहता है, धारा 6 ये कहती है कि जो भी महिला के माता पिताजी ने दिया है वो उसका अधिकार होगा और उसके वारिसों का अधिकार होगा। जो भी उसके बच्चे अच्छे हैं, या बच्चे उतने टाइम तो नहीं होंगे लेकिन जब होंगे 2-3 साल में, तो उसका अधिकार कब तक उनके बच्चों का ही होगा। ठीक है, या महिला का होगा, या वो जिसे वारिस समझती उसका होगा। ठीक, विवाह से पहले लिया गया दहेज, आपने कोई भी चीज़, आजकल क्या है कि अरे तुम हमको लेके दे दो, शादी कर लेना 2 महीने बाद, ठीक है। तो माँ बाप, लड़की के माँ बाप जिनके गर्ज होती है बेचारे यार, जो चाहते हैं कि नहीं हम करा ही देंगे, तो वो दे देते हैं। लेकिन आपको अगर कोई गाड़ी खरीद के दे देता है, मकान खरीद के दे देता है, तो जो विवाह की तिथि है, जैसे जो भी डेट है, मैरिज डेट है, उस डेट से लेके 3 महीने के अंतराल में आपको वो अपनी वाइफ के नाम ही करना पड़ेगा, और जो कि ज़रूरी भी है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सुनिए, आपकी इसमें भी लंका लगाई जा सकती है, पटे पड़ जाएंगे इसमें, कि अगर आप ऐसा ना होने पर, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जेल है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो जाएगी आपको, ये ध्यान रखना। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल है, और 10,000 रुपये का जुर्माना है, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है अपराधों का संज्ञान। अपराध का क्या है? अपराध का संज्ञान मतलब ऐसे अगर अपराध होते हैं तो इसकी जो सुनवाई होगी वो कहाँ पर होगी, ये भी समझिए। ये महानगर मजिस्ट्रेट मतलब JMF, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट लॉ के सामने ही ये होगी। और इसकी कार्रवाई मीन से इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कार्रवाई होगी, कौन करेगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होगी। और इसकी अपील कौन कर सकता है? इसकी अपील देखो भाई, वो महिला कर सकती है, महिला के रिलेटिव्स कर सकते हैं, महिला के पेरेंट्स कर सकते हैं, या कोई NGO जो महिला सुरक्षा समिति चलाती है वो, कि उसे लग रहा है कि नहीं यार महिला के ऊपर गलत हो रहा है, तो वो ये शिकायत कर सकती है, जिसमें आपके बाजे बजाए जा सकते हैं। सो मोरल यही है कि अपने आप को संभालें, दहेज ना ही लें तो बेटर है। ठीक है, और भी इनकी 3 धाराएं अभी बाकी हैं, उसके भी सब पार्ट हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक ये बात है, भारत संयुक्त अधिनियम आर्टिकल 108 कहाँ से लिया गया था? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, उस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो ठीक है, आसानी से याद भी हो जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस शायद काम में आ जाए आपके। और फिर कोशिश करते हैं, कोशिश करने की हार नहीं होती कहते हैं। तो रह गया था, अब कहते हैं सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 ये कहता है अपराधों की प्रवृत्ति मतलब नेचर ऑफ क्राइम। नेचर ऑफ क्राइम इसमें क्या होगा, एक तो जमानत नहीं होगी, आई मीन एक तो जमानत नहीं होगी, दूसरी और समझौता भी नहीं होगा। अगर आपके ऊपर आरोप लग गया है तो इसमें वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं ना सीधे गारंटी होगी, कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं होगा, इसमें वारंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको पुलिस धर ले जाएगी और आपको बिना पूछे। और दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको नॉन वेलिएबल है, आप इसमें जमानत भी नहीं ले सकते, गैर जमानती है। दूसरी चीज़ असमनीय है, गैर जमानती है, नॉन वेलिएबल है, आप इसमें जमानत नहीं ले सकते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी आते हैं,
ठीक है, वो मैंने आपको बताई दिए हैं, जैसे कि संज्ञा कॉग्निजेबल है, गिरफ्तारी के लिए है, वारंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप असमनीय, नॉन आर्बिट्री है, और दूसरी चीज़ गैर जमानती है, नॉन वेलिएबल। मैंने वो चीज़ दोबारा आपको इसलिए बताई है, शायद आपको ये वॉइस क्लियर ना आ रही हो या कुछ भी है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हो। सो मोरल ऑफ, अब सेक्शन 8 ये कहता है कि आपके ऊपर सेक्शन 8, देखो इसमें क्या है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 8A है, सेक्शन 8B है, इसमें 2 पार्ट्स हैं और एक वो अपना खुद में है। दूसरी चीज़ सेक्शन 8 ये कहता है जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 3 और 4 लगी हो, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा हो, उसके ऊपर आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर लगा है वो खुद ही अपने लिए सबूत इकट्ठे करे। उसका क्या होगा कि वह अपने लिए ही सबूत इकट्ठे करना पड़ेगा उसे, ये नहीं है कि उसकी पुलिस मदद करेगी, नहीं करेगी। अगर वो इंसान गलत नहीं है तो लोगों को दिखता है पहली बात तो, और फिर जब आपके ऊपर अगर ये एक्ट लगता है तो फिर आपकी कम सुनी जाती है, महिला की ज़्यादा सुनी जाती है। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको स्वयं पर भार होगा, मतलब सबूत इकट्ठे करने का, प्रूफ लाने के लिए आपके स्वयं पर होगा कि आप खुद स्वयं प्रूफ इकट्ठे करें, सबूत इकट्ठे करें और अपने पेश करें, ठीक है। और सेक्शन 8B ये कहता है, सेक्शन 8B ये कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिकारी की नियुक्ति। सेक्शन 8B में जो DPO होता है, DPO, अब आप सोचेंगे DPO कौन होता है, DPO होता है डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है। कहने का मतलब इन सब चीज़ों की व्यवस्था ये देखता है कि कहाँ आदान प्रदान तो नहीं हो रहा, दहेज का आदान प्रदान रोकना उसका, ये सब उसका काम होता है। और जो आरोपी है उसके खिलाफ साक्ष्य लाना, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे करना, ये होता है इसका काम। और ये अपॉइंट कौन करता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेक्शन, अब एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, आपको शायद ना समझ में आए। सेक्शन 8 अब ये नेचर ऑफ क्राइम है, अपराधों की प्रवृत्ति, इसमें समझौता नहीं होगा, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, ये गैर जमानतीय है। दूसरी चीज़ सेक्शन 8A ये कहता है जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है वह स्वयं खुद अपने लिए सबूत इकट्ठे करे। अब सेक्शन 8B क्या कहता है, सेक्शन 8B ये कहता है कि इसमें एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है जिसे हम DPO कहते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कहते हैं। इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो एक्ट है पूरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसे लागू करवाना कि कोई दहेज ना ले, और दूसरा आदान प्रदान रोकना कि कोई दहेज का आदान प्रदान तो नहीं कर रहा है इस चीज़ को। और उसका एक काम और ये होता है कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य लाना, मतलब साक्ष्य का मतलब होता है प्रूफ इकट्ठे करना जिसके ऊपर ये आरोप लगा है। अब सेक्शन 9 ये कहता है इस एक्ट पर जो ज़्यादा इसका अधिकार होगा इस एक्ट पर, सेक्शन 9 ये कहता है कि इस एक्ट पर जो कानून बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्हें हम कहेंगे केंद्र सरकार बनाएगी। सेक्शन 10 लेकिन ये कहता है कुछ ऐसे जो कानून हैं, सेक्शन 10 ये कहता है कि इस एक्ट पर कुछ कानून राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आता है तो ये मेरी अभी फर्स्ट शुरू की क्लासेस हैं, तो हम अपने आप को भी सुधारेंगे और थोड़ा राइटिंग पे भी सुधार करेंगे। सो आई अपोलाइज डीप माई हार्ट। सो नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे।